नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आज 53वां जन्मदिन है और इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनका जो जन्म दिवस है वो हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। लखनऊ में पीडीए पेड़ अभियान चलाया जा रहा है, कहीं पर 53 फीट लंबा केक काटा जा रहा है, कहीं हवन पूजन हो रहा है और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की जा रही है। तमाम जगहों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, कहीं भंडारा भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मुरादाबाद की है क्योंकि वहां पर 53 फीट लंबा केक जो है वो सीएम अखिलेश यादव के लिए काटा है, वहां की जो मुरादाबाद की सांसद है रुचि वीरा। एक और बात है क्योंकि वहां पर यानी कि कल रुचि वीरा को एक गिफ्ट मिला क्योंकि कमाल अख्तर और रुचि वीरा के बीच के एक मामला आया था जिसके बाद कहीं ना कहीं जो कमाल अख्तर हैं उनका इस्तीफा सामने आया है और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के रुचि वीरा काफी उत्साहित भी है क्योंकि एक बात इसमें निकल करके जो सामने आ रही है कि रुचि वीरा आजम खां की टीम की है और उनके लिए एक बड़ा मैसेज है क्योंकि आज भी आजम खां का दबदबा है समाजवादी पार्टी के अंदर क्योंकि जो फैसला आया है कमाल अख्तर को बैकफुट पे जाना पड़ा है क्योंकि सांसद और विधायक के बीच में किसी बात को लेकर के कहीं पर फोटो को किसी कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर के तू मैं हुई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को आना पड़ा था। इस वजह से मुरादाबाद की जो काट सीट से विधायक है कमाल अख्तर उनको इस्तीफा देना पड़ा था और उन्हें साफ तौर पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि जो सपा मुखिया का आदेश होगा वो उसे मानेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरी कवायद में और इस पूरे घटनाक्रम में जो एक बात निकल करके सामने आई है कि आज भी आजम खां का दबदबा बना हुआ है समाजवादी पार्टी पे क्योंकि समाजवादी पार्टी में आजम खां के जो खेमे से आती हैं वो मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा है और उनको जो टिकट भी मिला था वो आजम खां के कहने पर ही मिला था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के मुखिया का जन्मदिन मनाने के लिए मुरादाबाद की सांसद का जो ये नायाब तरीका है, जो कहीं पर 53 फीट लंबा जो केक उन्होंने काटा है वो आज वायरल है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जितेंद्र के पास। जितेंद्र हमारे साथ बस्ती से बने हुए। जितेंद्र, कौन सी खबर है बस्ती से आज की? बिल्कुल अखंड, आपको बता दें कि कहीं न कहीं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है क्योंकि लगातार जिले में कहीं न कहीं चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, कहीं न कहीं लाश लगातार कई थाना क्षेत्रों में। लेकिन अखंड आपको बता दें कि मामला कहीं न कहीं साइबर क्राइम से लेके क्योंकि बस्ती पुलिस ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसमें से अभी तो एक लोगों को गिरफ्तार किया है। कहीं न कहीं ये जो व्यक्ति था ये अपने आप में जो बैंक के जो कर्मचारी होते थे, ये कहीं न कहीं जो मैनेजर होते थे, कहीं न कहीं मैनेजरों को भी अपना जितेंद्र, आप सभी लोग म्यूट कर लीजिए। जब आपके पास आएंगे तब आप लोग अनम्यूट कीजिएगा। सभी लोग अपने वॉल्यूम को म्यूट कर लें। राजकुमार जी आप भी म्यूट कर लीजिए। शहनवाज आप भी म्यूट कर लीजिए। बताइए जितेंद्र। तो बिल्कुल अखंड, ये कहीं ना कहीं देखिए गोंडा जिले का रहने वाला था, मनकापुर क्षेत्र का था। तो कहीं ना कहीं ये जो था जो बैंक के जो कर्मचारी होते हैं, जहां तक कि जो बड़े जो अधिकारी थे मैनेजर होते हैं, तो ये जो एक अपने आप को कंपनी का सीईओ बनाता सीईओ बताता था, कहीं ना कहीं जो है बड़ा अधिकारी एमडी बताता था और बताने के बाद उन्हें फोन करते थे, फोन करके उनसे पैसे की डिमांड करता था, उन्हें जो है एक तरीके से अपनी बातें लिखता था। फिलहाल ये गिरोह लगातार लोगों को इस तरह से फर्जीवाड़ा करता है। तो इन लोगों के साथ में बैंक का पद का नाम लेता था, बड़े कर्मचारी का नाम बताने के बाद में इनसे पैसे की वसूली कर। फिलहाल पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। अभी इनके और भी गिरोह के जिलों को उनकी छानबीन की जा रही है। एक को गिरफ्तार किया है, गोंडा जिले का रहने वाला था, मनकापुर से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। क्योंकि बस्ती जिले में लगातार देखा जाए कहीं न कहीं जो है आयुष्मान कार्ड को लेकर बात की जाए, कहीं न किसी के आधार कार्ड से पैसा निकाल लिया जाता है। इस तरीके से चीजें जो थी वो लगातार सामने आ रही थी। फिलहाल पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। अब इस तरह में जो धरपकड़ लोगों के साथ की जा रही है, चाहे सीएसपी के लिए छोटे छोटे आधार सेंटर बनाए हैं, वहां भी जांच की जा रही है, उसमें सत्यापन किए जा रहे हैं। साइबर क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे, उसको देखते हुए बस्ती पुलिस अधीक्षक द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है कि इन लोगों को जो है एक नियम अनुसार इसकी जांच की जाए। और जिस तरीके से साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, लोगों को सचेत भी किया जा रहा है कि आप साइबर फ्रॉड से बचे और कहीं भी आकर अननोन कॉल आता है या कोई मैसेज आता है, कोई फाइल आती है तो उससे बचे। लेकिन जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, भंडाफोड़ किया है, उसके पास से जो है मोबाइल फोन कुछ नकदी बरामद किया, कई लाखों को उसने जो है लोगों के साथ में ठगी भी कर चुका है।
जितेंद्र, बिल्कुल लगातार एक के बाद एक इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, साइबर फ्रॉड, ठगी के मामले, जालसाजी के मामले, और कहीं ना कहीं ये बस्ती पुलिस का एक बड़ा ही अच्छा खुलासा भी यूं कहे कि एक अच्छा कार्य भी है। लगातार जब से वहां पर वो पुलिस कप्तान पहुंचे हैं और उनकी वजह से कहीं ना कहीं बस्ती पुलिस में सुधार आया, क्योंकि जब भी आपसे हमने कभी सुना तो बस्ती की पुलिसिंग को लेकर के कई सवाल खड़े होते थे, लेकिन इस बार कई खुलासे हो रहे हैं। कई इस तरीके के जालसाज, ठगी का शिकार बनाते हैं लोगों को अपना, तमाम इस तरीके के लोगों की पुलिस धरपकड़ कर रही है, अपने आप में काबिल तारीफ है। फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा जितेंद्र, और जो भी नए अपडेट आएंगे हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंद्रवीर के पास चलते हैं, रायबरेली। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी खबर है? अखंड, हमारे पास एक तस्वीर है, मैं वो दिखाऊंगा, क्योंकि ये देखिए आप। पहले मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर हो तो प्लीज एक बार दिखाएं, क्योंकि जिस तरीके की कल हमने एक घटना दिखाई थाना सलोन क्षेत्र के अंतर्गत, और उस पर अगर मैंने जैसे कहा था अभिजीत सूत्रों की अगर माने तो वहाँ पथराव भी हुआ है, और पथराव के बाद भगदड़ मची। उसके बाद हमने कल विजुअल भी दिखाया, और वहाँ पे जो मामला था वो संगीन मामला देखा गया था। और उसके बाद अब रायबरेली पुलिस का एक्शन है, मैं वो दिखाऊंगा। देखिए अखंड, ये पूरी एफआईआर कॉपी है, और इस एफआईआर कॉपी में सीधे सीधे दर्शाया गया है कि, मैं पहले बता दूं, नामजद करते हुए 6 लोगों को। और सबसे पहला नाम जो इसमें है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख है वहां पर आजाद सिंह, एक नायन इनका स्टेट वो है गांव, वहां सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत, उसी के रहने वाले हैं और पूर्व ब्लॉक प्रमुख है। और इस वर्तमान सरकार में उनका जो है अपना भाजपा में ही नेता माने जाते हैं, भाजपा के। अब उनके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो लगभग 6 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। और दूसरा, वहीं पे सबसे बड़ी चीज कि जिन संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है रायबरेली पुलिस ने, 6 लोगों के नामजद होने के साथ साथ 200 से 250 लोगों के खिलाफ 200 से 250 अन्य व्यक्ति व नाम पता अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। रायबरेली पुलिस ने बड़ा अगर इसको कहें तो बहुत तगड़ा चाबुक चलाया है ऐसे लोगों के खिलाफ। देखिए, धरना करिए, प्रदर्शन करिए, लेकिन आप नेशनल को जाम करके इस तरीके का धरना। और फिर मैं आता हूं अपनी खबर पर। जैसे कल हमने सूत्र लगाया था, सूत्रों की माने तो पथराव भी हुआ था, लेकिन हमने पुष्टि नहीं करी थी जब तक कि किसी तरीके की पुष्टि न हो जाए। अब इस पे आते हैं, हम आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहेंगे। अज्ञात नाम 200-250 अज्ञात द्वारा मौजूद लोगों को ललकारते हुए कहे कि कोई बचने ना पाए, गाली गलौज करते हुए चालकों को काफी चोटें आई और काफी वाहन क्षतिग्रस्त हुए। और इनको जो है भड़काने का नाम है। इसमें एक नाम और मैं ऐड करना चाहूंगा अखंड, और वो नाम ऐसा नाम है जो शायद आपने भी पहले सुना है और आपने भी देखा, और IBC 24 ने मुखरता के साथ डॉक्टर जसवीर सिंह जो इस समय बस्ती में पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने इनके ऊपर बहुत तगड़ा चाबुक चलाया था। और वो नाम है VP सिंह, विश्व प्रताप सिंह होमगार्ड। और ये रसूख होमगार्ड माने जाते हैं अपने आप में। और इनको अगर रायबरेली पुलिस ने किसी पुलिस कप्तान ने अगर चाबुक चलाया है और किसी की ना सुनकर, तो वो जसवीर सिंह थे। और इन्होंने जिस तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई करी, ये जेल में गए। और इनको याद होगा आपको, हमने आपके साथ ही खबर करी थी और ये उसमें बड़े हाईलाइट हुए थे। ये अपने आप को रसूखदार होमगार्ड यूं कहें कि ये अपने आप को एक जमाने में रायबरेली SP के ऊपर समझते थे, IG और बड़े बड़े अधिकारी। अगर मैं कहूं तो मुझे कहने में कोई बुरे नहीं, जिनकी इनकी पकड़ होती है। इनके ऊपर एक बार फिर रायबरेली पुलिस, देखिए जब वास्तविकता सामने आती है और पुलिस निर्भीक हो जाती है तो फिर कहीं किसी की चलने नहीं देती। इनके ऊपर ये दूसरा मुकदमा पंजीकृत किया गया है, और इसमें भीड़ को भड़काने और पथराव कराने में और रोड जाम करने में इनको नामजद किया गया है आजाद सिंह के साथ। ये होमगार्ड थे वहां पे, और अभी भी है या नहीं मुझे ये नहीं पता, लेकिन रसूखदार होमगार्ड मतलब कि रायबरेली जिले के पूर्व में जो SP रहे, पूर्व में जो CO रहे, उनकी कुर्सी तक हटवाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। और अपने यहाँ अभी इनके यहाँ हाल में ही 1-1.5 साल पहले अगर मैं बात करूं तो एक भागवत कथा हुई थी, जिसमें सूबे के तमाम सारे मंत्री, तमाम सारे नेता पहुंचे थे। और एक होमगार्ड, ये रसूखदार होमगार्ड है, इनको भी नामजद अब रायबरेली पुलिस ने किया है। और एक बार फिर गंभीर और संगीन धाराओं में ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। जी, सबसे बड़ी बात है आखिरकार इंद्रवीर की, आखिरकार ऐसे रसूखदार होमगार्डों के लिए
इस तरीके से पैरवी होंगी और एक बार फिर से पुलिस को मुकदमा लिखना पड़ जाएगा, वो भी नामजद आप जैसे बता रहे हैं, तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि अगर इस तरीके से कहीं ना कहीं एक सरकारी अंग है, आप होमगार्ड है तो आप कहीं ना कहीं सरकारी अंग है, आपके कंधों पर भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, ऐसे में आपके ऊपर एक दूसरा मुकदमा, अगर आपने पहले भी, मैं सही हूं तो जहां तक एक बार इनके ऊपर और भी हो गया था, इनको पुलिस लेके भी गई थी, दूसरी बार इनके ऊपर नामजद मुकदमा दर्ज होता है, तो ऐसे में उस कर्मचारी का अभी तक नौकरी में बने रहना ये अपने आप में सवाल है। फिर दूसरी तरफ अगर आप मैं आपको 2 मिनट रुकूंगा। आई हैव नॉट कंफर्म कि वो अभी होमगार्ड में है, इतने रसूखदार हैं, नहीं है ये, शायद कंफर्मेशन लेना चाहिए, लेकिन पहले होमगार्ड में थे, अब जेल जाने के बाद आए हैं, अभी कंटिन्यू उनकी ड्यूटी है नहीं, ये कंफर्म नहीं है हमें, ना हम कंफर्म करना चाहते हैं। और लेकिन जिस तरीके के रसूखदार माने जाते हैं बीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह, ये अपने आप में बड़ी एक दूसरी कार्रवाई है रहबरी पुलिस के इनके ऊपर नामजद जिस तरीके से FIR हुआ है, और उस FIR में सीधे सीधे लिखा गया है कि भीड़ को भड़काने, पथराव कराने, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करने में इनका, आजाद सिंह का और ऐसे तमाम 6 लोग हैं, 4 लोग और 6 लोग और 250 लोग अज्ञात। तो देखिए एक ऐसी गंभीर धारा है ये, जहां पर आप नेशनल जाम करेंगे और एक्सपेक्टेशन भी करेंगे क्या कि पुलिस आपको माफ कर दे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हम रहबरी पुलिस के सपोर्ट में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके के आप लॉ एंड ऑर्डर की वो कर रहे हैं, उसको लेकर के हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। ऐसे लोगों के खिलाफ यही होना चाहिए। हम डेफिनेटली ये कहना चाहेंगे जर्नलिस्ट होने के नाते कि आप प्रदर्शन करिए, प्रदर्शन कलेक्टर ऑफिस में होता है और जगह पर ऐसे प्रदर्शन करिए, लेकिन आप नेशनल जाम कर देंगे, ये कहीं से आता नहीं। हम किसी के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन अपना रोष व्यक्त करिए। जो मांगे थी, बाद में आखिरकार वो उग्र प्रदर्शन जो था वो शांत हुआ, एडिशनल SP पहुंचे और लखनऊ से लगातार IG रेंज लाइन पे बने रहे, क्योंकि लखनऊ तक बातें पहुंच गई। तो उसके बाद कप्तान रवि कुमार कंटिन्यू बात कर रहे थे अपने जो पुलिस अधिकारी उनके, और SDM और प्रशासन, DM सब लगे थे। उसके बाद धरना खत्म हुआ, लेकिन अंततः क्या हुआ, अब एक और मुकदमा रहबरी पुलिस ने लिखा जो कि 250 लोगों के खिलाफ अज्ञात और 6 लोगों के खिलाफ नामजद। तो इससे कहीं ना कहीं ये होता है कि आप देश के और जिले के आला कमान जो लॉ एंड ऑर्डर उसको खराब करेंगे, तो सूबे के मुख्यमंत्री खुद कहते हैं ऐसे लोगों को उनका जो अपना सजा है वो जरूर मिलेगी। जी मिलनी भी चाहिए, ऐसे किसी भी रसूखदार को पुलिस को छोड़ना नहीं चाहिए। और रसूखदार होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन है उसको आप खराब करने के लिए काम करेंगे, आप कानून की धज्जियां उड़ाने का काम करेंगे, लोगों को सड़कों पर ले आने का काम करेंगे, भड़काने का काम करेंगे। ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, इंटरव्यू जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंटरव्यू। अवनीश के पास चलते कानपुर। अवनीश, कानपुर से कौन सी खबर है? देखिए, अगर आपको बता दें कि जिस तरीके से एक मुद्दे पर हम लोगों ने लगातार बात की थी, कानपुर में एक बड़ा अग्निकांड हुआ था जिसमें कई बड़े नाम, कई बड़े हॉस्पिटल और कई बड़े जो है डॉक्टर उसमें शामिल होने का जिसमें जिक्र हुआ था। और पुलिस ने जो है फिलहाल अब लगभग 1000 पन्ने की जो है चार्जशीट जो है वो कोर्ट के सामने पेश की है, जिसमें 14 आरोपियों का जो है नाम जो है शामिल है। और लगभग सभी लोग जो है पुलिस की गिरफ्त में है। जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं थे उनमें से कुछ लोगों ने जो है कोर्ट में सरेंडर कर दिया और कुछ लोगों ने जो है फिलहाल अभी बेल पर कुछ जो है बाहर भी चल रहे हैं। आपको बता दें कि चार्जशीट में जो है 40 लोगों के बयान लिए गए, जिसमें से अपर CMO भी है, यहाँ पर जो रेपिशियंट पारुल तोमर है वो भी है, और लगभग हैरियट अस्पताल के, लोहिया अस्पताल के डॉक्टर, ऐसे मिलाकर के लगभग 40 लोगों का बयान शामिल किया गया और इसको 1000 पन्ने की जो है चार्जशीट कहीं ना कहीं बनाई गई। ये रावतपुर थाने की जो पुलिस है वो इस पर कार्रवाई कर रही थी, क्योंकि उसी के क्षेत्र में एक अग्निकांड हुआ था और इसमें कई सारे जो है बड़े नाम शामिल हुए थे, जिसमें से मुख्य आरोपी चार्जशीट में रोहित तिवारी करके एक जो इंटर पास युवक है उसको जो है बनाया गया है। और लगभग 1000 पन्ने की चार्जशीट में सब कुछ जो सब चीजें हैं जो पुलिस लगातार जो है अभी तक जांच कर रही थी, उन सभी को जो है रखा गया और साफ तौर पर जो है आने वाले समय में जो है और भी उसमें जांच की जा रही है। और ये पता लगाया जा रहा है कि जो, क्योंकि कई और ऐसे हॉस्पिटल थे जो उसके सामने जो उनमें नाम शामिल हो रहे थे, लेकिन अभी जो है जांच में पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की उसमें बहुत सारे तथ्य को भी छोड़ा हुआ है, जो कि आने वाले समय में जो है कोर्ट के सामने पेश करेगी। अवनी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलिए आपने चार्जशीट बना दी, आपने कई पन्नों की बना दी, आरोपियों को आपने जेल में डालने का काम किया है, लेकिन क्या स्थिति कानपुर में सुधरी है? जो अस्पताल हैं, जो इस तरीके के कई अस्पताल अभी भी काम कर रहे हैं, जहां पर कई खबरें निकल करके सामने आती है कि मरीजों का गलत इलाज किया जाता है, बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं।
तो क्या इस कांड पर ही पुलिस केंद्रित हो चुकी है कि या ऐसे अन्य जो अस्पताल है जो उस तरीके से मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी है कि केवल जो इनका मुख्य बिंदु है जो केंद्रित है वो केवल इस कांड में जो अग्निकांड है यहीं तक अब सीमित रहेगा? बिल्कुल खंड, आपको बता दें कि क्योंकि जिस वक्त ये कांड हुआ था उसके बाद में लगातार जो है जो विभागीय जांच थी वो कई हॉस्पिटलों पे चालू हो गई थी। कई जो सीएमओ की टीम है वो लगातार जो है बहुत से हॉस्पिटलों पे जो है जांच पड़ताल भी कर रही थी, लेकिन ये महज एक अगर कहा जाए तो कुछ दिनों के लिए जो है अभियान चला था। फिलहाल इस तरीके का अभियान अभी बंद है, लेकिन जो कार्रवाई की अगर बात की जाए तो कई सारे हॉस्पिटलों को समय पर सीज भी किया गया था। उसके बाद जो जानकारी है जो हॉस्पिटल बंद किए गए थे वो भी फिर से जो है संचालित है। कुछ जो है चोरी चुपके से संचालित है, कुछ खुले रूप में भी कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं। तो फिलहाल जो जांच पड़ताल का जो व्यवस्था है आप भी जानते हैं कि कुछ समय के लिए जो है संचालित होती है, उसके बाद में ये जो मामला है जिस तरीके से ठंडा होता है उसी तरीके से जो है वो जो जांच पड़ताल है वो भी कहीं ना कहीं शांत हो जाती है। तो मौजूदा समय में जो उस वक्त का जो माहौल देखने को मिल रहा था, लगातार जो है जो लैब टीम लगातार जो हॉस्पिटल है उनमें जाकर के जो सीएमओ की टीम है लगातार जांच कर रही थी, लेकिन इस वक्त जो है मामला शांत है और इसमें किसी भी तरीके की कोई भी जांच की बात सामने नहीं आ रही है। यही तो दिक्कत है हमारे देश में कि जब कोई मामला आता है तो तुरंत जांच कमेटी गठित हो जाती है, तुरंत जांच टीमें लग जाती हैं और हर एक एंगल से जांच करती है। लेकिन जैसे जैसे मामला ठंडा होता है या मामले ठंडे बस्ते में जाता है वैसे जांच भी ठंडे बस्ते में चली जाती है। और जो अन्य लोग हैं जो इस तरीके के जो रैकेट चला रहे हैं, कोई गिरोह चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। फिलहाल इस मामले में जिस तरीके से अमीश ने बताया कि जो चार्जशीट है और कई हजार पन्नों की 1000 पन्ने के करीब उसमें चीजें दी गई हैं, ये तो केवल एक कांड है। ऐसे बहुत सारे अस्पताल संचालित हो रहे हैं, इनकी भी तह तक जाना होगा और इन आरोपियों को भी ढूंढ कर निकालना होगा, क्योंकि कोई एक मामले में या किसी एक मामले में या कोई एक अस्पताल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अखंड, अभी जो लखनऊ में कांड हुआ है जहाँ पर जो है कई लाइब्रेरी में जो है आग लगी थी, कई लोग जो है उसमें कई लोगों की जो है शहादत हो गई थी। उसके बाद में जो है फिर से एक अभियान जो है केंद्र के द्वारा नगर निगम के द्वारा चलाया जाता है और जो ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल है जो बेसमेंट में चल रहे हैं, बेसमेंट में संचालित है। लगभग मैंने एक क्षेत्र आपको बताया था जो यहाँ पर एक कल्याण का क्षेत्र पड़ता है, इसमें लगभग 400 से 500 हॉस्पिटल है जो संचालित है और लगभग वो ऐसे जगह पर संचालित है जो घर है, जो रेजिडेंशियल है, उनमें जो है इस तरीके से जो हॉस्पिटल है उनको संचालित किया जा रहा है। लेकिन अगर कार्रवाई के तौर पर बात की जाए तो उसके बाद भी अभी भी जो है बेसमेंट में जो संचालित हॉस्पिटल उनके खिलाफ में कोई भी कार्रवाई फिलहाल अभी नहीं की गई है। अमीश, क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाइयां तो होती रहती हैं, हमने देखा है यहाँ पे भी लखनऊ में टीम गठित कर दी है। शायद 121 जो भवन है उनको सील करने के लिए नोटिस दे दिया गया है, उनको सील करने की कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो केवल लखनऊ में, कानपुर में ही तमाम ऐसी इमारतें हैं जो नियम कायदे को ताक पर रखकर बनी है। वहां पर कोई भी चीजें सही नहीं मिलेंगी आपको। बेसमेंट में जो चीज संचालित नहीं होने के लिए कोचिंग, लाइब्रेरी और नर्सिंग होम या फिर अस्पताल वो सब चल रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के ऊपर इस जिम्मेदारी, जिन कंधों पर इस जिम्मेदारी चेक करने की, वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा अमीश, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रंजीत के पास चलते हैं, चंदौली। रंजीत, चंदौली से कौन सी खबर है? सर, कल एक बेहद सुखद खबर सामने आई है, जहां चंदौली के पानी गांव से डीआईजी द्वारा किए गए वादों को 40 आदिवासियों को पहली बार वाराणसी ले जाया गया, जहां वहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराए गए, फिर वहां से उन्हें जलपान कराया गया, फिर उसके बाद उन्हें प्रतिष्ठित मॉल में ले जाया गया, जहां वो मॉल में प्रचलित सीढ़ी पर चढ़ने से पहले वहां महिलाओं ने कहा, अरे ये तो चलने वाली सीढ़ी है, क्योंकि वो पहली बार देखा था। बिल्कुल रंजीत, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, जिनके लिए एक सपने जैसा होता है, जिन्होंने एक अलग दुनिया, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक अलग दुनिया में जैसे लगता है उन्होंने प्रवेश कर लिया, और कुछ ऐसा ही तस्वीर उनकी जिंदगी में जो शायद कल्पना से परे थी वो कल होती हुई दिखाई दी है। किसने ये काम किया है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है रंजीत, उनको भी सामने लाना चाहिए, क्योंकि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लेके जाना, एक नई दुनिया दिखाना, जिन्होंने इस दुनिया को देखा ही नहीं था, तो कौन है वो लोग जिन्होंने इस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया था और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लेकर के गए थे? जी, आपको बता दी, ये पानी गांव नौगढ़ जिले से आता है, जो नौगढ़ जिले नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। आपको बता दें, डीआईजी ने गांव के लोगों से, वहां के लोगों से वादा किया था कि आपको मैं बनारस घुमाऊंगा। उन्होंने बस की व्यवस्था किया, फिर उसके बाद वहां से वो लोग बनारस ले गए, उनको दर्शन पूजन कराया, जलपान कराया, फिर उसके बाद मॉल में ले गए, वहां चकाचौंध लाइट लगी हुई थी,
उन्होंने लोग जब जाने से पहले जब चंदौली रवाना अपने गंतव्य पे हुए तो वो कहा धन्यवाद साहब। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो वादा किया था उसको निभाया है और इसी वादे के तहत उन लोगों को भी एक नई दुनिया दिखाया है जो जिन लोगों ने इस दुनिया को देखा ही नहीं था, और अपने आप में एक उनका एक ना सिर्फ उनके लिए एक अद्भुत नजारा था और अकल्पनीय जैसा था, क्योंकि अगर उन्होंने इस चीज को कभी देखा ही नहीं तो शायद उन्हें लगता होगा कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजीत इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं प्रतापगढ़। ज्ञानेंद्र, कौन सी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल, देखिए अखंड इस समय राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला काफी हाईलाइटेड चल रहा है और इस समय सबकी नजर केवल और केवल पूरे इंडिया भारत की नजर सिर्फ अयोध्या पर टिकी हुई है और हर चैनल वही दिखा रहा है। आपको बताते चले राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला प्रतापगढ़ से भी कनेक्ट हो रहा है। उसमें से जो 8 मुख्य आरोपी बनाए गए हैं, आपको बताते चले कि एक प्रतापगढ़ का मुख्य आरोपी है अविनाश शुक्ला, जो कि प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना क्षेत्र के बाबूपुर नरियावा गांव पड़ता है, वहां का रहने वाला जो है अविनाश शुक्ला है। और फिलहाल आपको एक ताजा अपडेट ये भी देते चले कि उसके अभी कुछ ही दिन पहले ये गांव वाले भी बता रहे हैं कि कुछ ही दिन पहले इसका जो घर है वो बनाया गया। सबसे बड़ी चीज की हमारे पास हर उनके माता पिता का भी बयान है और घर के शॉर्ट्स भी है। साफ तौर पे पहले भी गांव वाले बता रहे थे कि जिस तरीके से अविनाश शुक्ला का हाल में हाव भाव और पूर्ण रूप से घर का व्यवहार चेंज होना शुरू हुआ, एक तरीके से दर्शा रहा था कि कहीं इससे मोटी रकम आना शुरू हो चुकी है, ये गांव वालों का कहना था। लेकिन जब घर बनना शुरू हुआ और लेंटर चढ़ना शुरू हुआ तो गांव वाले एकदम अचंभा रह गए। और जब उसका नाम राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुख्य 8 आरोपियों में नाम आया तो पोल खुलती नजर आई। फिलहाल अब माता पिता कोई भी जो है मीडिया से बात करने को तैयार नहीं हो रहा है। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि अगर सूत्रों की माने तो जो पुलिस टीम है अयोध्या की, वो प्रतापगढ़ जो है प्रस्थान कर सकती है। कभी भी किसी भी वक्त हम आप बात कर रहे हो सकता, किसी टाइम आ सकती है। जो वहां के पुलिस सूत्र बता रहे हैं, महेशगंज थाना से पुलिस सूत्र बताया जा रहा है कि अयोध्या से कम्युनिकेशन उन लोगों का लगातार बना हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल उनके माता पिता कहाँ पर है ये अभी तक प्रतापगढ़ पुलिस को भी नहीं पता है। लेकिन जांच करने के लिए अयोध्या से टीम आ सकती है। अविनाश शुक्ला के माता पिता से भी पूछताछ की जा सकती है और फिलहाल माता पिता भी घर से गायब है, फरार है। अखंड ज्ञानेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि देखिए जिस तरीके से ये पूरा का पूरा चढ़ावा चोरी का मामला है राम मंदिर का, और कहीं ना कहीं इसने एक बड़ी सुर्खियां बटोरी है, देश विदेश में इसको लेकर के काफी चर्चा है, तमाम राजनीति भी देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो चीफ थे अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद कांग्रेस के भी जो बड़े दिग्गज नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी वहां पर पहुंचे थे, उनको हाउस अरेस्ट करने का आरोप लगा, कांग्रेस ने आरोप लगाया। देर शाम उन्होंने जाकर के रामलला और हनुमानगढ़ी जी के दर्शन किए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस चढ़ावा चोरी मामले में जो भी आरोपी हैं उनकी आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव देखने को मिला था। ऐसे में एक सवाल ये है कि जो प्रतापगढ़ से जुड़ा हुआ अभियुक्त है, जो आरोपी है, क्या उसके परिवार में भी, क्या उससे भी जुड़े हुए कुछ उसकी आर्थिक गतिविधियों में या फिर कहीं ऐसी कोई जानकारी निकल करके सामने आ रही है, जैसे कि और लोगों का मकान बन रहा था, कुछ उन्होंने जमीनें खरीदी थी, तो क्या जो ये आरोपी है प्रतापगढ़ से जिसका जुड़ाव है, क्या उसके पास भी किसी तरीके की कोई संपत्ति की कोई जानकारी, किसी तरीके कोई निर्माण की जानकारी है, अचानक से उसके भी जिंदगी में जो आर्थिक थी स्थिति वो सुधर चुकी थी, क्या उसके कोई प्रमाण है, कोई जानकारी निकल करके सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए प्रमाण तो नहीं है, लेकिन मैं जो गांव वालों की बातों से मैं आपको बातें उनकी जुबान में आपको बताना चाहूंगा कि गांव वालों साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि पहले की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी, लेकिन जब से राम मंदिर में ये ट्रस्ट में काम करना शुरू किया उसके बाद से आर्थिक स्थितियां ठीक होते नजर आई। साफ तौर पे कुछ ही देर में वो खबर भी भेजूंगा। और आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले एक नया मकान जो है बना है और साफ तौर पे देखा गया कि अभी प्लास्टर नहीं हो पाया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कुछ ही दिन पहले, मात्र अगर बात करें तो 1.5 से 2 महीने पहले इस गांव में घर बनाया गया।
फिलहाल एक ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 से 2 महीने पहले घर बनाना और उस पे लिंटर लाद लेना और उसके बाद उसमें रहना शुरू कर देना, ये काफी सोचने वाली बात रहती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इतनी जल्दी अगर बात करें तो चारों दीवार, क्योंकि 6 रूम से 7 रूम का जो है ये पूरा घर बनाया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि इतनी जल्दी 6 से 7 रूम का लेंटर लाद लेना एक ग्रामीण क्षेत्र में यह असंभव की बात है। ये भी बताया जा रहा है कि लेंटर जब लादे गए थे तकरीबन 20 से 25 अधिक जो है मजदूर और मिस्त्री काम कर रहे थे। तो ये बड़ी अचंभे वाली बात है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई एक घर का भी लेंटर लदवाता है तो उसको लेंटर लदवाने के लिए दीवार तो खड़ी करा लेते हैं, लेकिन लेंटर लदवाते उसको 1 महीने लग जाते हैं, मजदूर जल्दी नहीं मिलते हैं। तो ये ग्रामीण के लोगों का कहना है कि काफी अशोचनीय बात थी। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ संपत्तियां, जमीन खरीदने की बात, इसकी मैं पुष्टि तो नहीं करता हूँ, लेकिन जमीन खरीदने की बात कही जा रही है, क्योंकि गंगा एक्सप्रेस में वही महेशगंज से ही होके गुजरा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि उस एक्सप्रेस में भी इसकी जमीनें गई है, क्योंकि खरीदा और फिर उसके बाद एक्सप्रेस में चला जाना और उसके बाद वहां से भी जो है संपत्ति, क्योंकि सरकार की ओर से मुआवजा मिलना। तो ये भी बातें कही जा रही है कि जब गंगा एक्सप्रेस वे गुजर रहा था उससे कुछ ही साल पहले, मात्र 6 महीने से साल भर के आसपास की बातें कही जा रही है। मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन ये बातें कही जा रही है कि गंगा एक्सप्रेसवे जाने से पहले उसने वहां पे एक जमीन खरीदी और फिर वहां गंगा एक्सप्रेसवे काफी चीजें की खोजबीन की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है, अगर प्रशासनिक सूत्रों की बात करें तो प्रशासनिक सूत्र लगातार अविनाश शुक्ला, क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा का मामला है तो उसकी संपत्तियों का भी खाका निकाला जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी अविनाश शुक्ला के रिश्तेदार है और जितने भी दोस्त यार है उनके भी खाके निकाले जाएंगे। फिलहाल अयोध्या से टीमें कभी भी आ सकती है और अविनाश के घर छापेमारी कर सकती है और माता पिता से भी पूछताछ की जा सकती है। अखंड। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, एक बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है। और जिस तरीके से इस चढ़ावा चोरी मामले में इन आरोपियों के नाम सामने आए और कहीं ना कहीं एक बड़े रैकेट का खुलासा, अगर इसको कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने जो राम मंदिर में जो पैसे आए थे, लोगों ने दान किए थे, चढ़ावा चढ़ाया था, उससे अपने घर की बिल्डिंगें खड़ी कर ली, जमीनें खरीद ली, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर ली। महज 14 से 20 हजार रुपए कमाने वालों की जिंदगी एकदम से तब्दील हो गई, जिसके बाद लोगों के मन में भी सवाल खड़े होने लगे थे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ इनकी जिंदगी में, क्या भगवान की कृपा बरसी कि इनकी जिंदगी में इस तरीके का इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मंदिर से इस तरीके की चोरी कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी खराब करने जैसा है। और लेकिन इस पूरे मामले पर एसआईटी के साथ साथ जो जांच चल रही है पुलिस की, इनकी हर एक चीज खंगाली जा रही है, चाहे वो संपत्ति का ब्यौरा हो, इनकी आर्थिक स्थिति हो, या फिर इनके रिश्तेदारों के पास अचानक से आया हुआ पैसे की बढ़ोतरी क्यों ना हो। क्योंकि ज्ञानेंद्र ने भी इस बात में डीपली बताया है कि बहुत जल्द जो अयोध्या पुलिस है वो प्रताप पर दस्तक दे सकती है और अविनाश शुक्ला के परिवार वालों से पूछताछ कर सकती है। तो ज्ञानेंद्र, इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एसपी सिंह बने हुए हमारे साथ सुल्तानपुर से। एसपी सिंह, कौन सी खबर है? सुल्तानपुर जनपद में पिछले दिनों आपको हम लाइव दिए थे कि जो लक्ष्मी होटल पे वारदात हुई थी, मारपीट हुई थी, उसमें धर्मात्मा सिंह वकील और उनके साथ एक दो साथी और थे, जिनके साथ होटल संचालक और उनके जो वहां सहकर्मी थे जो काम करते थे, उनके द्वारा मारपीट का मामला आया, जिसको पुलिस अधीक्षक के उसमें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनको न्यायालय में वकीलों का ये कहना है कि सीजीएम साहब कितने मजबूर थे कि उनको पुलिस लाइन में आके उनका रिमांड लेना पड़ा अपने आदमियों को। और रिमांड तो लिया गया उनको, लेकिन रिमांड लेने के बाद उनको जेल भेजा गया। और नया वकीलों में सबसे बड़ा रोष है कि आज वकीलों की स्थिति में सुल्तानपुर जनपद और अन्य जनपदों में वकीलों के साथ ये दुर्भाव, कई लोगों से बात किया गया कि ये दुर्भाव वकीलों के साथ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वकील ही जो है एक निर्माता के रूप में है, सबकी केस लड़ते हैं और उनका कोई सरकारी वेतन भी नहीं रहता है। वो अपना दिन भर वही धूप में, कड़ी धूप में टीने के नीचे बैठते हैं, तो उनके साथ ये वाकया होता है, कहीं मारपीट होती है, कहीं कुछ होती है, तो पुलिस उनका नशा दे करके अपराधियों को संरक्षण देती है। वहीं आज धर्मात्मा सिंह
जो चोटिल हुए थे, उनके साथी और जो चोटिल हुए थे, उनको आज मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर से आज उनको छुट्टी दी गई। और उनका ये कहना था, आज तो बरसात हो रही थी ना, हम इंटरव्यू लेने जाते कि, और कई वकीलों ने हमको फोन किया था जो वरिष्ठ अशासकीय अधिवक्ता है, लेकिन आज बरसात की वजह से पिछले लगभग 1.5 घंटे से सुल्तानपुर जनपद में बरसात काफी तेज हो रही है, इसलिए लाइव उनको छांव के नीचे लेना पड़ रहा है। नहीं, आज इस पर हम डेबिट करने लोग साथ में उनकी समस्या अपने चैनल पे कहने के लिए सुना जाता। बिल्कुल, धन्यवाद आपका एसपी सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में, या यूं कहें कि अधिवक्ताओं के मन में भी आक्रोश है किसी मामले को लेकर के कि उनके खिलाफ इस तरीके का कार्रवाई क्यों की जाती है, जबकि वो लोगों का मुकदमा या लोगों की पैरवी करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका एसपी सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। एक बड़ी खबर है, एक बार फिर से एक बस और अर्टिगा कार में भिड़ंत हो जाती है और इस हादसे में करीब 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है, जिसमें बताया भी जा रहा है कि परिवार के ही 5 लोगों की मौत हुई है, उसमें जो 2 बच्चे भी शामिल हैं। अब आप सोच रही है, लगातार एक के बाद एक बस हादसे हो रहे हैं और इन हादसों का शिकार लोग हो रहे हैं, लेकिन सबक कुछ नहीं लिया जा रहा। अभी कल ही यमुना एक्सप्रेसवे में मथुरा में एक एक्सीडेंट हुआ था, वहां भी कहीं ना कहीं भीषण एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी करीब 4 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हो गए थे। आज भी एक सुबह उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे एक्सीडेंट होता है, इसमें भी 5 लोग की मृत्यु हो जाती है, बस में करीब 70 लोग सवार होते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि आखिरकार इस तरीके से जो ये प्राइवेट बसेस मौत बनकर दौड़ रही हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? लगातार एक के बाद एक हादसों के बाद भी प्रशासन या यूं कहें विभाग जाग क्यों नहीं रहा? ऐसी बसेस के खिलाफ या ऐसे जो बस संचालक है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? लगातार इन हादसों में लोगों की जिंदगियां जा रही हैं, लोगों की जिंदगियां खत्म हो रहे हैं, परिवार उजड़ जा रहे हैं, लेकिन कोई सबक नहीं ले रहा। लगातार एक के बाद एक ऐसे हादसों की भरमार है, या यूं कहें बाढ़ सी आई है। अगर पिछले कुछ महीने का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड उठा ले तो किसी बस में आग लगने की घटना, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, कहीं पलट जाना, कहीं रेलिंग तोड़ करके नीचे गिर जाना, कई ऐसे हादसे हुए हैं जिसने कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं। और सब में एक ही बात निकल करके सामने आ रही है कि सारी की सारी जो बसेस हैं, ये जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं, ये सब प्राइवेट बसेस हैं। इनका एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य यही होता है कि यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाना, समय में पहुंचाना, जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसके उस दरमियान पहुंचाना, और स्पीड लिमिट भी काफी अधिक होती है। रोड अच्छी है, कभी कभी जिस तरीके से मामले निकल करके सामने आ रहे हैं कि झपकी आ जाने की वजह से इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। कभी सुनने में आ रहा है कि जो परिचालक है, सह चालक है, वो गाड़ी चला रहा है, कंडक्टर चला रहा है, मेन ड्राइवर सोया हुआ है। तमाम ऐसे हादसे हो रहे हैं, लेकिन इससे कोई सबक नहीं ले रहा, जो बार बार ये सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार इन संचालकों को क्यों इस तरीके से लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने के लिए दौड़ती हुई बसें, ये मौत दौड़ा रही है, बस नहीं दौड़ रही है, मौत दौड़ रही है। और कहीं ना कहीं हादसों की वजह से लोगों की जिंदगियां खत्म हो रही हैं, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है। लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन इन हादसों से ना तो कोई सबक ले रहा है। तमाम सड़क सुरक्षा अभियान चलाए जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि जो टोल प्लाजा है वहां पर गाड़ियों की चेकिंग होती है, कहीं आपने शराब तो नहीं पी रखी, तमाम चीजें होती है, लेकिन उसका असर क्यों नहीं दिखाई देता, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल कब जागेंगे नींद से वो तमाम जिम्मेदार लोग जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है, ये सवाल बना रहेगा। लेकिन हर दिन अगर इसी तरीके से, इस तरीके से सड़क हादसों में ही लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे, तो ये सवाल कभी खत्म ही नहीं होगा, ना तो सवाल मरेगा, और ये सवाल तब तक जिंदा रहेगा जब ऐसे संचालकों को, बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई जब तक नहीं होगी। फिलहाल 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।